एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में जो भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं तो उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। प्रेगनेंसी इज़ द स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल एनीमिया। तो प्रेगनेंसी का एक स्टेट है फिजियोलॉजिकल एनीमिया की। क्यों होता है? तो ड्यू टू हीमोडिल्यूशन की वजह से। हीमोडिल्यूशन क्या होता है? जब प्लाज्मा का लेवल इंक्रीज हो जाता है एज़ कंपेरेटिवली ब्लड के, तो उस कंडीशन को हीमोडाइल्यूशन बोलते हैं। नॉर्मली जो लेवल होता है वो हमारा ब्लड का ज़्यादा होता है, प्लाज्मा का कम होता है। बट इस कंडीशन फिजियोलॉजिकल एनीमिया जो कंडीशन है यानी कि हीमोडिल्यूशन वाली जो कंडीशन है, इसमें हमारा प्लाज्मा 40 से 50% इंक्रीज़ हो जाता है, ब्लड 30 से 40% इंक्रीज़ होता है, आरबीसी 20 से 30% इंक्रीज़ होती है और एचबी 18 से 20% इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ पे प्रेगनेंसी में प्लाज्मा का लेवल जो है वो बढ़ जाता है ब्लड के कंपैरिजन में। तो इस वजह से ही क्या होता है, हमारा फिजियोलॉजिकल एनीमिया प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। एडवांटेज क्या है? तो एचबी ईजिली रिलीज O2। तो क्या होता है कि एचबी क्या हो, जितनी कम होगी उतनी वो आराम से क्या वो प्लाज्मा में क्या करेगी, ऐसे तैरती रहेगी। तो ईजिली क्या होगा, वो खुली खुली होगी तो एचबी ईजिली क्या होगा, O2 रिलीज़ करेगी और O2 ईजिली सप्लाई हो जाएगी फीटस में बाय द सिंपल डिफ्यूजन। और अगर सिंपल डिफ्यूजन वगैरह ट्रांसपोर्टेशन के बारे में अगर पढ़ना हो तो पिछली वीडियो में मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वो चीज़ पढ़ना हो तो पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आरडी ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड इन प्रेगनेंसी। तो नॉर्मल जो डोजेज होती हैं टैब आयरन की, जो फेरस सल्फेट फॉर्म में ली जाती है, 200 mg लेते हैं टोटल, जिसमें से 60 mg जो है एलिमेंटल आयरन होता है और 15 mg जो है वो एब्सॉर्बेबल आयरन होता है। फॉलिक एसिड की अगर बात करें तो 0.5 mg फॉलिक एसिड की डोज होती है या 500 माइक्रोग्राम बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एनीमिया। एनीमिया क्या है? जब नॉर्मल एचबी जो है, नॉर्मल एचबी जो होता है एनीमिया का, वो 11 ग्राम पर DL या 11 ग्राम बोल सकते हैं। डिफ्रेंशिएट कर रखा है इसको अलग अलग कैटेगरीज में। माइल्ड एनीमिया 10 से 10.9 ग्राम, मॉडरेट एनीमिया 7 से 10 ग्राम्स, सीवियर एनीमिया लेस देन 7 ग्राम और वेरी सीवियर लेस देन 4 ग्राम्स। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है हमारा, हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कौन से टाइप का एनीमिया जो है वो लेडी को है। अगर आयरन फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी जो है वो हमारा एनीमिया के मतलब फॉलिक एसिड अगर क्या है आयरन और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाए प्रेगनेंसी में, तो उस टाइम पे जो हम डोज देते हैं वो हमारा आयरन जो है वो 180 से 200 mg एलिमेंटल आयरन दिया जाता है, अप्रॉक्स 3 टैबलेट तब तक दिया जाता है जब तक कि वो जो है एचबी जो है फीमेल का वो नॉर्मल ना आ जाए, तब तक ये प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड की अगर डेफिशिएंसी होती है तो उसकी वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है। तो उस टाइम पे जो हम इसकी डोज देते हैं वो 1 mg दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ESR, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट क्या होता है? तो जब हम क्या है ब्लड को एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं तो आरबीसी का जो नीचे की तरफ को सेटल डाउन होने का जो रेट होता है उसको हम एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बोलते हैं। नॉर्मली बोला जाए तो मेल में 0 से 22 mm/h होता है और फीमेल में 0 से 29 mm/h होता है। इन प्रेगनेंसी में बोला जाए तो ये ज़्यादा होता है, 40 mm/h होता है। ESR जो है वो इन्वर्स प्रोपोर्शनल टू आरबीसी एचबी होता है, यानी कि इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है। ESR अगर बढ़ता है तो आरबीसी से हमारी कम होती है और अगर आरबीसी बढ़ती है तो ESR हमारा डाउन होता है। तो इस तरीके से इन्वर्स प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। ESR कब स्टार्ट होता है इंक्रीज़ होना? तो 5 वीक्स ऑफ जेस्टेशन यानी कि 5th वीक में क्या होता है, ESR इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कार्डियक आउटपुट की। कार्डियक आउटपुट बराबर होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम हम किसको बोला जाता है? तो एक हार्ट बीट में जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल जो ब्लड जो है वो जो पंप करता है तो वो जो वॉल्यूम निकलता है उसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोला जाता है, जो कि 70 ml होता है और इनटू हार्ट रेट हमारी 60 से 100 बीट पर मिनट नॉर्मली होती है। ये हमारा नॉर्मल है। बट इन प्रेगनेंसी क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा +5 ml इंक्रीज़ हो जाता है यानी कि टोटल 75 ml हो जाता है और हार्ट रेट जो है वो 10 से 15 बीट पर मिनट इंक्रीज़ हो जाती है। तो टोटल जो कार्डियक आउटपुट हमारा बनता है इन प्रेगनेंसी तो 80 से 85 बीट पर मिनट होता है। कार्डियक आउटपुट टू इंक्रीज इन प्रेगनेंसी फ्रॉम 6 वीक ऑफ जेस्टेशन, यानी कि 6 वीक में हमारा कार्डियक आउटपुट जो है वो फीमेल का वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। हार्ट साउंड असेस। हार्ट साउंड की अगर हम बात करें तो नॉर्मली जो हमें हार्ट साउंड फील होता असेस होती है वो हम 4 to 5 इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन में असेस करते हैं। बट इन प्रेगनेंसी में इसको 4th रिब में हमें जो है वो असेस किया जाता है। बिकॉज ऑफ क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज़ होने की वजह से, साथ ही हमारा जो ग्रेवियार्ड यूट्रस है उसकी वजह से हार्ट जो है वो स्लाइटली हाइपरट्रोफाइड हो जाता है और अपवर्ड एंड आउटवर्ड की तरफ को शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमें हार्ट साउंड है वो 4th रिब में सुनाई देती है।
नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर स्लाइटली डिक्रीज इन प्रेगनेंसी। तो ब्लड प्रेशर जो है वो प्रेगनेंसी में डिक्रीज़ होता है। क्यों होता है? तो ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन की वजह से हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती है, डायलेट हो जाती है, जिसके वजह से हमारा जो वेस्कुलर रेसिस्टेंस है वो डिक्रीज़ हो जाता है और बीपी क्या है यहाँ पे हमें कम देखने को मिलता है। साथ ही साथ क्या होता है कि फीमोरल वेन प्रेशर हमारा इंक्रीज़ होता है इन प्रेगनेंसी में। क्यों? तो ड्यू टू ग्रेवियार्ड यूट्रस। ग्रेवियार्ड यूट्रस की वजह से हमारी जो इन्फीरियर वेना केवा है वो कंप्रेस होती है। कंप्रेस होने की वजह से जो फीमोरल वेन प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। नॉर्मली जो हमारा जो फीमोरल वेन प्रेशर है वो 10 सेंटीमीटर H2 होता है, बट इन प्रेगनेंसी की अगर बात करें तो अगर फीमेल जो है वो सिटिंग पोजीशन में है तो 20 सेंटीमीटर H2 होगा, और स्टैंडिंग पोजीशन है तो 80 से 100 सेंटीमीटर H2 होता है। फीमोरल वेन इंक्रीज़ होने की वजह से भी एक दूसरी कंडीशन हो जाती है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ होता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है? तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब नॉर्मली होता है कि हमारी जो कैपिलरीज में जो फ्लूइड होता है, ठीक है, तो ये प्रेशर क्या करता है, उन कैपिलरी से फ्लूइड को बाहर टिश्यू की तरफ को क्या करना है, पुश करता है, मतलब बाहर की तरफ फेंकने का काम करता है, जिससे क्या होता है हमारी जो टिश्यूज़ होती हैं तो वहाँ पे हमारा जो है वो स्वेलिंग देखने को मिलती है। तो बोलते हैं जैसे फीमोरल वेन प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो उसकी वजह से हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ होता है इन लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में, जिसकी वजह से एडिमा देखने को मिलता है लोअर लेग में। एडवाइस क्या करते हैं? तो अवॉइड प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग पोजीशन हम अवॉइड करते हैं। पिल्लो रखते हैं अंडर द लेग्स टू इंक्रीज द वेनस रिटर्न, ताकि वेनस रिटर्न इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट है फीमेल अगर सुपाइन या राइट लेटरल पोजीशन में होती है तो उसकी वजह से क्या होती है, हमारे आईवीसी जो है वो कंप्रेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं ड्यू टू ग्रेवियार्ड यूट्रस, जिसकी वजह से हमारा जो वेनस रिटर्न होता है राइट आर्टरी में तो वो भी डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ होगा, हाइपोटेंशन होता है, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम देखने को मिलता है, और मोर चांस होते हैं सिनकोप ड्यू टू द हाइपोटेंशन। तो हाइपोटेंशन की वजह से क्या होता है, कुछ टाइम के लिए क्या अगर मदर जैसे एकदम से में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिल सकता है मदर में। एडवाइस क्या करेंगे? तो अवॉइड करेंगे राइट लेटरल पोजीशन, स्पाइन पोजीशन अवॉइड करेंगे एडवाइस करेंगे फॉर द लेफ्ट लेटरल पोजीशन के लिए, और ग्रेजुअली चेंज करने के लिए बोलेंगे पोजीशन को, ताकि जो है वो सिनकोप से प्रिवेंट हो सके। तो अगर मदर लेटी हुई है तो पहले सुपाइन पोजीशन है, फिर धीरे धीरे सिटिंग पोजीशन में आएगी, उसके बाद स्टैंडिंग पोजीशन में आएगी, तो इस तरीके से क्या करेगी, वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन अमाउंट कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होता है प्रेगनेंसी में, बट जो इसके अंदर एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है प्रेगनेंसी में ड्यू टू इंक्रीज प्लाज्मा लेवल कंपैरेटिवली। नॉर्मली जो होता है एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन का बात करें तो 4.6 एल्ब्यूमिन होता है और ग्लोबुलिन 2.3 ग्राम होता है, या फिर हम बोल सकते हैं 2 या 1.7 एल्ब्यूमिन और 1 ग्लोबुलिन। इन प्रेगनेंसी में ये 1 हो जाता है, तो कम हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स की। तो प्रेगनेंसी में 1st, 2nd, 7th, 8th, 9th, 10th जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, और 11th, 12th जो है वो डिक्रीज़ हो जाते हैं इन प्रेगनेंसी में, और रिमेनिंग जो है वो अनचेंज्ड रहते हैं। इंक्रीज चांस ऑफ क्लॉटिंग, दैट्स वाई अवॉइड प्रोलॉन्ग रेस्ट एंड एम्बुलेशन टू। तो यहाँ पे क्या है, क्लॉटिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो अगर मदर ज़्यादा रेस्ट करेगी तो भी क्लॉटिंग के चांसेस है, और ज़्यादा चलेगी तो एम्बुलेट मतलब रेस्ट के साथ साथ एम्बुलेट करने की वो कि उसको अवॉइड मतलब हम एडवाइस करते हैं कि वो आराम भी करे और थोड़ा घूमते फिरते रहे। वेट गेन की बात करें तो वेट गेन हमारा टोटली जो वेट गेन होता है प्रेगनेंसी में वो 11 से 12 kg होता है, जिसमें से डिवाइडेड अलग अलग उसमें डिवाइडेड है वेट। जैसे फीटस वेट आ जाता है 2.5 से 3.4 kg, प्लेसेंटा वेट आता है 500 ग्राम, एमनियोटिक फ्लूइड 800 से 1000 ml, यूट्रस 900 से 1000 ग्राम, फैट डिपोजिशन 3 to 4 kg, फ्लूइड वॉल्यूम 1.5 से 3.5 लीटर। टोटल जो फ्लूइड इंक्रीज होता है इन प्रेगनेंसी वो 6.5 लीटर होता है। जो वेट गेन होता है शुड बी इंक्रीज इन प्रेगनेंसी अकॉर्डिंग टू BMI। तो जो भी वेट होता है वो अकॉर्डिंग टू BMI हम काउंट करते हैं। तो BMI का जो फॉर्मूला है, BMI बराबर वेट इन kg अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो नॉर्मली अगर वैल्यूज़ की बात करें तो नॉर्मल BMI हमारा 18.5 से 24.9 kg पर मीटर स्क्वायर है। अगर अंडर वेट है तो 18.5 kg पर मीटर स्क्वायर से कम है तो अंडर वेट। ओवर वेट कहेंगे अगर 25 से 29.9 kg पर मीटर स्क्वायर है। ओबेस कब कहेंगे 30 से 34.9 kg पर मीटर स्क्वायर है। मॉर्बिड ओबिसिटी बोलते हैं अगर मोर देन 35 kg पर मीटर स्क्वायर है। तो इस तरीके से हम इसके थ्रू क्या करते हैं, वेट गेन जो है जो हो रहा है प्रेगनेंसी में उसको असेस करते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं वेट गेन। तो तीनों ट्राइमेस्टर में अलग अलग वेट गेन होता है। लाइक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 kg वेट इंक्रीज़ होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में 5 kg इंक्रीज़ होता है और थर्ड ट्राइमेस्टर में 5 kg। तो इस तरीके से एटलीस्ट 11 से 12 kg वेट इंक्रीज़ हो जाता है प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।